दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 27 जून को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है साइन डीएलएम लिमिटेड। दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो काफी सारे सेक्टर्स को कैटर करती है, जिसमें है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर। तो दोस्तों ये जो मेनली सेक्टर्स हैं, खास करके जो डिफेंस सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं। जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है, मेक इन इंडिया पे है। तो दोस्तों इससे जो इस तरीके की जो कंपनी है जो मेनली डिफेंस के लिए काम करती है, एरोस्पेस के लिए काम करती है, उनको काफी ज्यादा सपोर्ट और फायदा मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस कंपनी के लिए और इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है और जो जीएमपी है वो भी काफी हाई नजर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और साथ ही वैल्यूएशन की भी जानकारी को लेंगे कि दोस्तों आखिर ये कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और हाँ दोस्तों मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही पीयर कंपैरिजन भी करेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को जानेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करने वाली है उससे कंपनी काम क्या करेगी। और दोस्तों आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी या आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, और दोस्तों आखिर में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस तरीके से करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और दोस्तों जो भी अभी आईपीओ हैं, चाहे वो मेन लाइन आईपीओ हो चाहे वो एसएमई आईपीओ हैं, वो सभी के अभी जो करंट जीएमपी है उनको भी चेक करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर बाद में सर्च करते हैं। हम इस चैनल में सारी आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1993। साइन डीएलएम लिमिटेड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो दोस्तों ईएमएस एंड सॉल्यूशंस का कंपनी काम करती है। ईएमएस होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। एंड द कंपनी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एज बिल्ड टू प्रिंट, जिसको बोलते हैं B2P, एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन सर्विसेज, जिसको बोलते हैं B2S। तो दोस्तों मेनली ये दो सेगमेंट्स B2P और B2S में काम करती है। एंड B2P सॉल्यूशंस इन्वॉल्व्स client providing the design for product for which the company provide agile and flexible manufacturing services, and B2S services involves design and relevant product based on specifications provided by the client and manufacturing the product। तो दोस्तों मेनली तो ये डिजाइन प्रोवाइड करवाती है कि जिस तरीके का डिजाइन चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए उनके डिजाइन का काम करती है, साथ ही उसके जो प्रोडक्ट है उसको फाइनल बना करके जिस भी तरीके से क्लाइंट को चाहिए है मैन्युफैक्चर कर उसे प्रोवाइड करने का काम भी ये कंपनी करती है। और मेनली दो सेगमेंट्स पे करती है, B2P पे और B2S पे। और मेनली दोस्तों कंपनी का काम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। एंड साइंड डीएलएम सॉल्यूशंस प्राइमरी कंप्राइजेस ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पीसीबी एंड असेंबली पीसीबीए। एंड साथ ही दोस्तों केबल हार्नेस, जो कि मेनली एयरक्राफ्ट्स वगैरह में, एरोस्पेस में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। एंड बॉक्स बिल्ड विच आर यूज्ड इन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम सच एज कॉकपिट। तो दोस्तों जो फ्लाइट होती है उनके कॉकपिट में जो यूज किए जाते हैं बॉक्सेस, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। साथ ही इन फ्लाइट सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम जैसे लैंडिंग गियर्स वगैरह होते हैं, साथ ही मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स। तो दोस्तों मेडिकल एंड हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसको भी कैटर कर रही है, एरोस्पेस एंड डिफेंस जो सेक्टर है उसको भी कैटर कर रही है, इंडस्ट्रियल को भी कर रही है, साथ ही जो ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि व्हीकल्स हैं उन्हें भी कैटर कर रही है। तो ये सब सारी जो चीजें हैं उनको अगर कंप्राइज किया जाए तो ये जो पर्टिकुलर ये कंपनी है उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि इतनी सारी जो सेक्टर्स हैं उनको कैटर करना, तो अगर पर्टिकुलरली किसी एक सेक्टर में कल को दिक्कत भी आ जाती है फिर भी दोस्तों बहुत ज्यादा अफेक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी को नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये कंपनी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड द कंपनीज क्लाइंट इंक्लूड हनीवेल इंटरनेशनल, साथ ही दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो दोस्तों इस तरीके के जो बड़े और रेपुटेड क्लाइंट्स हैं वो कंपनी के अभी से साथ में हैं और उनके साथ कंपनी काम करती है, उनके लिए कंपनी काम करती है, उनके लिए कंपनी प्रोडक्ट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। तो ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों कंपनी के वेबसाइट को विजिट कर चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का मेनली काम है और किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के कंपनी काम करती है। तो दोस्तों 30+ एक्सपीरियंस ईयर्स भी हैं, कंपनी काफी पुरानी है। साथ ही दोस्तों अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री हो गई, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, साथ ही दोस्तों इंडस्ट्रियल हो गया या फिर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस इंडस्ट्री हो गई। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज को कंपनी कैटर करती है, जो कि कंपनी के जो प्रोफाइल है उसको काफी डाइवर्सिफाई भी करती है, रिस्क को भी कम करती है। साथ ही दोस्तों डिजाइन, बिल्ड और मेंटेन, जो मेनली कंपनी का काम है वो है डिजाइन करना, उसको बिल्ड करना और फिर बाद में उसको मेंटेन भी करना। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी न्यू है और काफी बढ़िया जो सेक्टर्स है उनको कंपनी कैटर करती है। तो ओवरऑल ये कंपनी जो वर्क वाइज और काम वाइज बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए कि कंपनी के जो प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो कहाँ पे स्थित हैं,
तो पहला है हैदराबाद में, दूसरा दोस्तों बेंगलुरु में है और तीसरा है दोस्तों मैसूर में। तो तीनों जो प्लांट्स है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी साउथ में स्थित है, हैदराबाद, बेंगलोर और मैसूर में। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है वो चेक कर लेते हैं, वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल एसेट्स को। तो अगर आप देखें तो टोटल एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए नजर आए हैं। 2020 से 2023 तक की अगर बात करें तो 593 करोड़ से ये बढ़ करके ऑलमोस्ट दोगुना हो करके 1104 करोड़ के हो गए हैं, जो कि दोस्तों काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर टोटल रेवेन्यू की भी बात करें तो रेवेन्यू भी कंसिक्यूटिवली बढ़ने को देखने को मिला है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो साल 2020 में नेगेटिव में था, मतलब कंपनी साल 2020 में लॉस मेकिंग कंपनी थी। साल 2021 में कंपनी ने 11.81 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, साल 2022 में 39 करोड़ का, साल 2023 मार्च क्वार्टर तक 31.73 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने अर्न किया। तो कंपनी प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, पर अभी कंपनी पिछले 2-3 सालों में ही प्रॉफिटेबल हुई है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। वहीं दोस्तों अगर नेटवर्क की बात करें तो 25 लाख से बढ़ करके 25 करोड़ से बढ़ करके 197 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों कंपनी ने नेटवर्क को बढ़ाया है, साथ ही रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी बढ़ाया है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों एक और सबसे जरूरी डेटा होता है जो हमें हमेशा ही एनालाइज करना चाहिए किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हुए या फाइनेंशियल चेक करते हुए, वो है दोस्तों कंपनी के डेट या फिर बोरोइंग को चेक करना। तो दोस्तों कंपनी के पास 261 करोड़ का डेट था साल 2020 में और कंपनी ने इसे बढ़ाया है, 314 करोड़ का डेट अभी कंपनी के पास है। और अगर टोटल एसेट्स या फिर हम बात करें रिजर्व एंड सरप्लस या नेटवर्थ से इसे कंपेयर करें तो उस हिसाब से जो बोरोइंग है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये कंसर्न वाला फैक्टर जरूर कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। अब दोस्तों वैल्यूएशंस और मार्जिन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 7.75 का है, पी रेशियो दोस्तों 32.26 से 34.19 के अप्रॉक्स है। अब दोस्तों पीई रेशियो से हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है, या अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। अब दोस्तों जो इस तरीके की मेनली कंपनी है जो इन तरीके के जो सेक्टर्स हैं उनको कैटर करती हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़े से अप्रॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशन पे या माइन्यूट जो हाई वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन पे आप कह सकते हैं कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड तो आईपीओ को नहीं कहा जाएगा। वहीं दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 16 का है, जो कि काफी बढ़िया है। नैप 48 का है, आरओसी कंपनी 13 का ऑफर करती है, एबिटा 10.55 का है, तो उस हिसाब से काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। वहीं डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो ये कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि 1.80 का है। अब दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेशियो से रिलेटेड। पर दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपनी पूरी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, इन्वेस्टिंग की जाती है, मनी की क्या साइकोलॉजी होती है, रिच या पुअर के बीच का जो माइंडसेट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं वो कवर हुई हैं इस अमेजिंग बुक में, जो कि वर्ल्ड वाइड दोस्तों $1 मिलियन बुक है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बुक है। वो है दोस्तों रिच डैड पुअर डैड। तो दोस्तों इसकी हमने समरी अपने अभी चैनल पे अपलोड की हुई है, 30 मिनट्स का ये वीडियो है। मेरा ये आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर देखें। एक बार अगर आप ये समरी सुनेंगे तो उसके बाद आपकी जो पूरी साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है मनी को लेकर के, चीजों को लेकर के, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ये बहुत काम की बुक है और इसने कई लोगों की जिंदगी बदली है। तो प्लीज इस समरी को देखना और सुनना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों साइंट आईपीओ के स्ट्रेंथ और रिस्क की बात कर लेते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है साइंट डीएलएम लिमिटेड हैज एन एबिलिटी टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस विद स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज अक्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू चेन। वहीं दोस्तों सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रीज है हाई एंट्री बैरियर्स फॉर कंपनी कंपटीटर्स ड्यू टू टेक्निकल एक्सपर्टीज कैपेबिलिटीज इन सेफ्टी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री एंड कस्टमर एंगेजमेंट। अब दोस्तों होता क्या है कि इस तरीके की जो सेक्टर्स पे काम करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर कंपनी होती हैं, अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे वो एरोस्पेस के लिए हो या फिर एयरक्राफ्ट रिलेटेड हो, डिफेंस रिलेटेड हो, इसमें बहुत ही प्रिसाइज इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और काफी ज्यादा एंट्री बैरियर्स भी होते हैं। तो इस तरीके की एक्सपर्टीज डेवलप करना, फिर क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर्स भी होते हैं, तो जो इंडस्ट्री अच्छा करती है उसके लिए आगे भी मोनोपोली क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेंथ वाला फैक्टर इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। एंड द कंपनी हैज रोबस्ट एंड इंडस्ट्री लीडिंग ऑर्डर बुक विद मार्केट कस्टमर्स। तो दोस्तों कंपनी के पास ऑलरेडी काफी अच्छा ऑर्डर बुक है, क्योंकि दोस्तों जितना अच्छा ऑर्डर बुक होगा, जितने डिमांड होगा, जितना काम कंपनी के पास होगा, उतना ज्यादा कंपनी मुनाफा कमा करके अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो दोस्तों उसमें ग्रोथ का भी जो पोटेंशियल होता है वो काफी हाई होता है, और ये तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ का काफी ज्यादा पोटेंशियल ऑलरेडी है। और गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स हैं वो भी दोस्तों आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इस तरीके की जो इंडस्ट्री है उनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों काफी एक स्ट्रेंथ वाली कहा जाएगा कि काफी सारे स्ट्रेंथ वाले पॉइंट कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। वहीं दोस्तों अब क्योंकि स्ट्रेंथ है तो रिस्क भी जरूर होंगे, तो चलिए रिस्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द कंपनी बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू सर्टेन की कस्टमर्स। द लॉस ऑफ एनी ऑफ द की कस्टमर्स और लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू द कस्टमर कुड हैव मटेरियल adverse effect on its business results of operations, financial condition and cash flow। तो दोस्तों जो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन होती है, कैश फ्लो होता है या फिर ऑपरेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंपनी की ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक डिपेंड करती है कि किस तरीके का कस्टमर बेस है कंपनी के पास। अब दोस्तों इसके पास जो कस्टमर्स हैं वो जैसे कि बेल है या हनीवेल है, हनीवेल इंटरनेशनल है, तो वो जो कुछ कस्टमर बेस है बहुत बड़े कस्टमर्स होते हैं, तो इनकी जो डीलिंग है वैसे तो लॉन्ग टर्म की होती है,
लेकिन अगर ये कस्टमर इससे निकल जाए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क का भी फैक्टर हो सकता है। तो दोस्तों जितना बड़ा ये स्ट्रेंथ में फैक्टर है, उतना ही बड़ा ये रिस्क का भी फैक्टर कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। वहीं दोस्तों सेकंड पॉइंट है, द कंपनी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम एंड की पर्सनल्स एंड द लॉस ऑफ एनी ऑफ द की टीम मेंबर्स में एडवर्सली अफेक्ट ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस। अब दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या फिर मैनेजमेंट है वो कंपनी को बनाते हैं और समझते हैं। अगर कंपनी का कोई भी प्रमोटर और मैनेजमेंट कंपनी को छोड़ता है तो काफी ज्यादा अफेक्ट करता है कंपनी को। एंड एनी फेलियर्स ऑफ द compete effectively in the high competitive EMS industry could have material adverse effect on the company business results of operations, financial condition and cash flow. And last point दोस्तों है, market in which signed DLM customer competes are characterized by the sector specific to the industries to which it caters and their rapid changing preferences and other related factors including lower manufacturing cost and therefore as a result may affect by any distribution in the industry। तो दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए कि अभी जो ग्रोथ हो रही है, जो एडवांसमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी और बाकी चीजें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं, तो उस हिसाब से खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है सारी कंपनीज के लिए। इसलिए दोस्तों आरएनडी में जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है किसी भी कंपनी का। तो इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्क के लिए होते हैं। पर दोस्तों अभी तक जो कंपनी का मैनेजमेंट है और प्रमोटर्स हैं वो काफी बढ़िया काम कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज किए हुए हैं। वहीं दोस्तों कंपनी जो आईपीओ है उसके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट है रिपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स। तो दोस्तों ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है, जो डेट है वो काफी ज्यादा है, तो इसको कंपनी को पे जरूर करना चाहिए ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी बने। एंड दोस्तों फोर्थ पॉइंट है अचीविंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस। तो दोस्तों कंपनी एक्विजिशन भी करना चाह रही है क्योंकि दोस्तों इस तरीके की जो कंपनी होती है जो मेनली आरएनडी पे काम करती है, नए सेक्टर्स पे काम करती है, उसको काफी ज्यादा एक्विजिशन करना होता है। साथ ही अपने जो डेवलपमेंट है उनको भी ग्रेफ करना होता है, डेवलपमेंट साथ साथ में करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक्विजिशन भी बहुत जरूरी हो जाता है और आरएनडी का जो खर्चा है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही जितना कम डेट होगा उतना ही ज्यादा लोगों का भरोसा भी इस कंपनी के साथ जुड़ेगा। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट्स निकल करके आ रहे हैं वो भी कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है उनको आगे चल के स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड अब डिटेल्स की भी बात कर लेते हैं। तो आईपीओ की अगर डेट की बात करें तो 27 ऑफ जून को आईपीओ ओपन होगा, 30 जून इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है, 10 जुलाई को दोस्तों ये शेयर लिस्ट हो जाएगा। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की डिसाइड की गई है, 250 टू 265 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है, लॉट साइज 56 पर शेयर 56 शेयर का है। वहीं दोस्तों टोटल इशू साइज 592 करोड़ का है जिसमें फ्रेश इशू ही पूरा का पूरा है, मतलब 592 का ही फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं इशू टाइप की अगर हम बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों में होने जा रही है और इसमें इंप्लॉइज का भी 15 पर शेयर रुपीज का जो है वो डिस्काउंट रखा गया है। तो इंप्लॉइज भी काफी मैसिव सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर आईपीओ या फिर इशू में दिखाने वाले हैं। वहीं दोस्तों क्यूआईबीज के लिए इसमें 75% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है, एनआईआईज के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए बचा हुआ जो 10% का कोटा है वो रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 27 जून को ओपन होगा, क्लोजिंग इसकी 30 जून को रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको 5 जुलाई को लगेगी। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 6 जुलाई को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 7 जुलाई को अगर आप लकी रहते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। वहीं दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो 10 जुलाई को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट के लिए यानी 56 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,840 रुपीज का। वहीं आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शेयर्स हो जाएंगे 728 और जो अमाउंट हो जाएगा वो है 1,92,920 रुपीज का। और अगर दोस्तों आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से 14 लॉट्स यानी 784 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,07,760 रुपीज का। दोस्तों अगर कभी भी आपको किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना है और अपने आप अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक लॉट से ही अप्लाई करें, एक पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट और एक पैन कार्ड होल्डर के अकाउंट से। मतलब अगर आप अपने चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं और आप काफी सारे लॉट्स के लिए के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से या फिर फ्रेंड्स के अकाउंट से एप्लीकेशन को लगाएं और एक लॉट ही लगाएं, क्योंकि दोस्तों जो सेबी के न्यू रूल्स हैं उसके हिसाब से आप एक ही लॉट के लिए लगाएं। अगर आप 13 या फिर 14 लॉट्स के लिए लगाते हैं तो वो जो बिड है वो आपकी एक के हिसाब से भी काउंट हो, एक के हिसाब से ही काउंट होगी। बाकी दोस्तों इस तरीके की जो बाकी डिटेल है उसको समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको पूरा जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो भी समझ आ जाएगा, साथ में जो अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो भी आपकी बढ़ेगी। अब दोस्तों सबसे जरूरी पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है जीएमपी, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे दोस्तों हमें लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं, साथ ही ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है। तो अगर साइन डीएलएम आईपीओ की हम बात करें तो दोस्तों ये मेनलाइन कैटेगरी का ये आईपीओ है जिसका जीएमपी 103 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है और अभी से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 38.87% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही मैसिव फिगर है। और दोस्तों आईपीओ जो है वो 27 जून को ओपन होने वाला है, तो अभी इसमें काफी दिन भी है और दोस्तों 30 जून तक ये ओपन रहेगा। तो तब तक जो सब्सक्रिप्शन निकल करके आता है, और जीएमपी एक ऐसी वैल्यू है दोस्तों जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो हमें जीएमपी पे नजर रखना होगा। साथ ही सब्सक्रिप्शन स्टेटस को चेक करेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन निकल करके आ रहा है।
उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे 30th ऑफ जून को। और दोस्तों चाहे आप 27th ऑफ जून को एप्लीकेशन लगाएं, चाहे 30th ऑफ जून को एप्लीकेशन लगाएं, प्रोबेबिलिटी सेम ही रहने वाली है। तो आप लास्ट डे ही हमेशा अप्लाई करें, पर समय से करें। 10 बजे के बाद आईपीओ ओपन हो जाता है, तो अगर 11-12 बजे तक बढ़िया सब्सक्रिप्शन निकल करके आता है, जीएमपी में भी उछाल देखने को मिलता है, तो उस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं। लेकिन जब भी आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं तो खुद की भी अपनी ओन रिसर्च करें और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह जरूर लें। बाकी दोस्तों इस आईपीओ से रिलेटेड हम अपनी जो स्टेटस है कि हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, उसे पोस्ट के थ्रू अपने चैनल में अपडेट कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस आईपीओ को अपने ट्रैक में जरूर रखें, क्योंकि इसका जीएमपी अभी से काफी अच्छा नजर आ रहा है और जो कंपनी का कामकाज भी जो है वो भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। अब दोस्तों बाकी जो आईपीओ है मार्केट में जो आने वाले हैं और जो ओपन है उनके भी करंट जीएमपी को जान लेते हैं। तो पेंटागन रबर की अगर बात करें तो 27.14% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं, 19 का जीएमपी है और यह आईपीओ 26 ऑफ जून को ओपन होने वाला है। इस पे डेडिकेटेड वीडियो हम कल के दिन अपलोड कर देंगे। आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी जो कि एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है दोस्तों, इसका जो जीएमपी है वो 480 का ट्रेड हो रहा है ग्रे मार्केट में। 71.43% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं, जो कि काफी मैसिव है। 26 ऑफ जून को आईपीओ ओपन होने जा रहा है। दोस्तों इस आईपीओ को अपने ट्रैक पे जरूर रखें और हमने इस पे डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। एसएन स्पेशलिटी की अगर बात करें तो 48 का जीएमपी है, 44.86% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं और दोस्तों ये आईपीओ 23 ऑफ जून को ओपन हुआ था। 27 ऑफ जून इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। दोस्तों इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक कर उसको जरूर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस आईपीओ में आप अप्लाई भी कर सकते हैं, काफी बढ़िया नजर आ रहा है। ग्रीन सैप की एप्लीकेशंस की बात करें तो 34 का जीएमपी है, 121 एस्टिमेट मतलब 39.08 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं। 23 को ये भी आईपीओ ओपन हुआ था, 27 इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। दोस्तों इस आईपीओ पे भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये दोनों ही आईपीओ काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, काफी मोटा पैसा बना करके आपको लिस्टिंग डे पर ही दे सकते हैं। और दोस्तों जब भी एप्लीकेशन लगाएं तो खुद की भी रिसर्च करें और अपने साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। दोस्तों ये सारी बातें तो हुई आईपीओ से रिलेटेड। अब दोस्तों अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी को पिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस की। अब दोस्तों इस पे हमने डेडिकेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिंपल शब्दों में और सिंपल तरीके से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी हमने आपको उसमें सिखाई है। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और सैटरडे संडे के दिन में आराम से बैठ करके, वीकेंड पे हमने ये वीडियो डाला है, तो इस जरूर सैटरडे संडे का जो समय है वो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज को दे सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को दे सकते हैं। अगर आप 30 to 40 मिनट देना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड की हमने समरी डाली हुई है, उसको चेकआउट करें। वो दोस्तों आपको कभी भी वो नहीं करेगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली वो एक किताब है, एक पूरी साइकोलॉजी डेवलप करने वाली किताब है। मुझे याद है कि सबसे पहली किताब जो मैंने फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ी थी, जिसने मुझे मोटिवेट किया था सब कुछ करने में, स्टॉक मार्केट में उतरने में, वो दोस्तों किताब है रिच डैड पुअर डैड। इसलिए दोस्तों उसकी समरी हमने बनाई हुई है, एनिमेटेड समरी डाली हुई है, जिसमें हमने एनिमेशन भी डाले हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए और आपको अच्छे से सिंपल शब्दों में वो समझ भी आए। तो दोस्तों समरी को जरूर सुने। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट में सारी जो अपनी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं या जो भी टॉपिक्स हैं आप चाहते हैं कि मैं उससे कवर करूं, तो उन्हें भी जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरीके के वीडियो जो कि आपको फाइनेंशियली सक्षम बनाते हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।